अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब खैरियत से हैं? चलते हैं हम अपने चैप्टर 22 की तरफ, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने समझा था कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, प्रोस्पेक्टस कंपनी क्यों इशू करती है, उसका क्या पर्पस है। और लॉ ने, फिर हमने थोड़ी बहुत ये भी लॉजिक समझने की कोशिश की कि लॉ ने क्यों कहा है कि जब भी आप जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करें तो आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है। तो कंपनी के फायदे, इन्वेस्टर्स के फायदे, कुछ इस तरह की चीजें हमने देख ली थी। और हमने बात यहाँ पे खत्म की थी कि ये चैप्टर जो है इसमें डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है एज इट इज। और सी लॉ में आपने कोई ऐसी चीज इस तरह से नहीं करनी कि आप खुद से वर्डिंग्स बनाने की कोशिश करें, लॉ खुद से लिखने की कोशिश करें। ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने जैसे चीजें हैं एज इट इज याद करनी है। स्पेसिफिकली जो डेफिनेशंस हैं उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो इसमें ज्यादातर आपका जो प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट आता है वो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में ही सारा का सारा छुपा हुआ है। अब देखिए, यहीं से ही एमसीक्यूज बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नॉलेज बेस में पूछा जा सकता है कि जी प्रोस्पेक्टस है हर चीज तो उसकी एक्सेप्शन बताइए। और एमसीक्यूज में ये इस तरह पूछा जा सकता है, अब जैसे ये नीचे लिखी हुई, डिपॉजिट इनवाइटेड बाय अ बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये अगर इशू करते हैं तो ये प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। तो इस पे भी एमसीक्यूज बन सकता है कि इस यहाँ पे ऊपर लिख के कह दिया जाए जी कि बताइए कि वेदर इज इट अ प्रोस्पेक्टस और या कोई स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक दो डॉक्यूमेंट्स और डाल दिए जाएं। हालांकि बात इसमें ये हो कि इसमें तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं। तो आप सोचेंगे कि सवाल कहाँ से आ गया, सवाल आउट ऑफ द सिलेबस था, आउट ऑफ द पेपर था। ये बात तो हमने कहीं पढ़ी नहीं थी कि इन्होंने भी प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है या कुछ भी, क्योंकि आपने डेफिनेशन को मिस किया होगा। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेप्शंस को तो खास फोकस करना है और डेफिनेशंस भी स्पेसिफिकली। ओके, अब हम देखते हैं कि जी हमने अपना फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव था इंट्रोडक्शन टू प्रोस्पेक्टस, इसमें एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। जिसके आगे हमने देखी थी कि जी फर्दर हेडिंग्स हैं, बेसिक्स, अप्रूवल, अवेलेबिलिटी, कंटेंट्स, टाइमिंग, एक्सपर्ट, लायबिलिटी और कंपनसेशन एंड एक्सेट्रा। बेसिक्स देख लिया था। बेसिक में हमने डेफिनेशन देखी थी कि प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है, सर्कुलर है, कोई भी एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, कोई भी एक ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट है जिसका पर्पस क्या है कि आप सिक्योरिटीज, आप मतलब कंपनी, कंपनी वो सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को इशू करना जा रही है और उनको इनवाइट करने जा रही है कि आइए आप हमारे सिक्योरिटीज, हमारे शेयर्स खरीद के सब्सक्रिप्शन जमा कराइए। ये पर्पस था। बेसिकली उनको ऑफर की जा रही है कि आके हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे थे, उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे थे सारी की सारी कि हमारी कंपनी ये करती है, हमने ये किया हुआ है। देखिए, हो सकता है कल को आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे रिटर्न मिले, बहुत सारे फायदे मिले। तो ये पर्पस है। टाइप्स कह लें या उसको कह लें कि जी टर्मिनोलॉजीज कह लें। तो टर्मिनोलॉजीज जो हमने देखी थी वो यही थी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। शेल प्रोस्पेक्टस, आप एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू मल्टीपल सिक्योरिटीज ऑफर करने जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस होगा। जैसे एक शेल्फ में सारी चीजें पड़ी एक साथ मिलती हैं सारी तरतीब में, इसी तरह प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू मल्टीपल सिक्योरिटीज आप ऑफर करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन देंगे। और सप्लीमेंट में था कि कोई अगर चीज आपको चेंज करनी पड़ सकती है, कोई एरर हो जाता है, कोई ओमिशन हो जाती है, तो आपको पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल
एक वो पेज चेंज कर दें, तो इस तरह से आप प्रोस्पेक्टस को नया जो है एक पेज रिप्लेस करके एज अ सप्लीमेंट उसे कर सकते हैं। इस पे हमने एग्जांपल भी देखी थी, जैसे आपके आई कैप सप्लीमेंट्स इशू करते हैं, आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस या कोर्स एडिशन करनी है तो वो थ्रू सप्लीमेंट आपके ऐड होते हैं। ओके, आज हमने देखना है कि जी प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले क्या किसी से अप्रूव भी करवाना पड़ता है या ऐसे ही कंपनी इशू कर दे। अच्छा जी, आपका लॉ कहता है कि आप प्रोस्पेक्टस इतनी बड़ी चीज इशू करने जा रहे हैं तो ऐसे तो नहीं इशू कर देना, जाहिर सी बात है। अप्रूवल लेनी है आपने, वो प्रोस्पेक्टस जब बनाएंगे कोई उसको रिव्यू करेगा, बकायदा वो प्रोस्पेक्टस अप्रूव होगा तब जनरल पब्लिक के पास जाए। कोई इन्फॉर्मेशन आपने कोई गलत तो नहीं लिख दी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो बस ऐसे ही इन्वेस्टर्स को जी अपनी तरफ कायल करने के लिए झूठ लिख दिए आपने, ऐसा प्रॉफिट इतना हो कंपनी में हो ही ना, उतने एसेट्स कंपनी में हो ही ना, या लायबिलिटीज को कम शो किया हो, तो ये चीजें सारी इन्फॉर्मेशन तो वेरीफाई कोई ना कोई करेगा, वरना कंपनियां तो कुछ भी लिख के तो प्रोस्पेक्टस छाप दें और पब्लिक से पैसे ले लें। इसलिए लॉ ने कहा कि जी आपने प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले 3 टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, इशू, पब्लिश और सर्कुलेट। इशू करना जैसे शेयर्स इशू करना, कंपनी ने अपनी तरफ से एक कह लें कि जी एक चीज ओपन करना, शेयर्स इशू करना, कंपनी उस प्रोसेस को ओपन करे और अपनी बुक्स में एंट्री कर ले, उसको कहते हैं जी शेयर्स इशू हो गए, कंपनी की तरफ से शेयर्स इशू हो गए। पब्लिश करना, कोई भी इश्तिहार देना, उसे कह ले कि जी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना या कहीं भी आप उसे लोगों तक पहुंचाना, इसे कहते हैं जी पब्लिश करना। सर्कुलेट करने का क्या मतलब है? वो इंफॉर्मेशन आप उन तक जगह जगह खुद पहुंचाना शुरू कर दें। पब्लिश सिर्फ न्यूज़पेपर में एक जगह पे जाके जी आपने एक चीज नशर कर दी, उन्हें शो कर दी। सर्कुलेट, अब वो प्रोस्पेक्टस आपके हाथ में है और लोग बकायदा आप प्रोस्पेक्टस उन्हें पकड़ा रहे हैं, बाय हैंड, बाय बाय आप वेबसाइट, ऑनलाइन, इस तरह से चीज डिलीवर हो रही है। सर्कुलेट कह रहे हैं कि जी डिलीवर हो रही है, इसे सर्कुलेशन कहते हैं। तो 3 चीजें हैं वो प्रोस्पेक्टस के लिए लॉ कहता है कि अगर आपने इशू भी करना है, इस शुरू के प्रोसेस से लेके एंड वाले प्रोसेस, सारे प्रोसेस तक कमीशन की आपको अप्रूवल चाहिए। इशू करना है, अप्रूवल चाहिए, पब्लिश करना है, कमीशन की अप्रूवल चाहिए, उसकी अलग टाइमलाइन है। सर्कुलेट कहाँ करना है, किन लोगों को देना है, कहाँ कहाँ पे आपने ये रखवाना है, इसकी अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो हर चीज पे हम रिक्वायरमेंट बताएंगे। अभी तो आप इशू करने जा रहे हैं, इसके लिए पहले तो ये आप अप्रूवल ले लें कि पहले तो पब्लिश तो बाद में करेंगे ना, पहले अप्रूव तो हो जाए जो आपने बनाया है, आपकी तरफ से तो पहले चीज इशू हो जाए, बाद में देखी जाएगी पब्लिश होती है, सर्कुलेट होती है। पहले जब इशू करने से पहले हम देख लें कि कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत तो नहीं डाली। तो वो कहता है जी आपने कमीशन से अप्रूवल लेनी है। कमीशन आपको पता है जिससे आपने एनपीओ चैप्टर 19 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए लाइसेंस लेना था, वो एससीसीपी का लाइसेंस था। एससीसीपी मतलब कमीशन ही है, हम इसे यही कहते हैं। कमीशन एक कंसर्न अथॉरिटी है, पर्सन कह लें। एससीसीपी एक रेगुलेटिंग एक्ट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट कह लें, एक लॉ है जिसके तहत एक ये कमीशन और ये रूल्स बनाए गए। तो जी आपने कमीशन से अप्रूवल लेनी है, इशू करने से पहले, पब्लिश करने से पहले और इवन सर्कुलेट करना है तो आपने कमीशन से अप्रूवल लेनी है। कमीशन साहब अब आपको ऐसे ही तो अप्रूवल नहीं देंगे, वो कुछ कंडीशंस लगाएंगे। अब ये सारी चीजें करने के लिए, इशू करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, सर्कुलेशन के लिए आपको अप्रूवल देने से पहले वो कोई कंडीशंस क्या लगा सकता है?
कंडीशंस कुछ ऐसे ही इससे रिलेटेड ही होंगी कि आप बाद में कोई बेईमानी नहीं करेंगे, अंडरटेकिंग दीजिए, या कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत नहीं है, डिक्लेरेशन दीजिए। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके आइए, कोई दिखाइए, इस तरह की चीजें हैं जो आपने लिखी हैं वो वेरीफाई कराइए। तो ये चीजें कही जा सकती हैं। और प्रोस्पेक्टस पे वो एससीसीपी जो उसको मुनासिब लगता है कि जी कौन सी चीज पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन एक पब्लिक एक्सपेक्ट कर सकती है एक कंपनी से कि उसने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अब अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो एक पब्लिक को चाहिए होगी, वो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट सोच के एससीसीपी कोई भी रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस आप पे लगा सकता है कि जी ये इन्फॉर्मेशन डालिए, ये कंडीशन पूरी कीजिए पहले, उसके बाद मैं प्रोस्पेक्टस को करूंगा अप्रूव। ओके, आपने कर दी प्रोस्पेक्टस के लिए जो भी चीजें थी, कंडीशंस थी, पूरी कर दी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कमीशन तक आपने पहुंचा दिए। अब क्वेश्चन इज के प्रोस्पेक्टस आज आपको इशू हुआ, सॉरी आज आपको प्रोस्पेक्टस हो गया है अप्रूव। फॉर एग्जांपल दैट इज 10 जनवरी 2020, इस दिन आपका प्रोस्पेक्टस हो गया अप्रूव। अब आपके पास लिमिट है, चाहे 1 साल तक प्रोस्पेक्टस इशू ही ना करें, अप्रूव तो हो गया ना एक बार, अगले साल इशू कर लेंगे, मजीद कोई इन्फॉर्मेशन डाल के अब इशू कर देंगे। प्रोस्पेक्टस तो अप्रूव हो गया हुआ है, अब हम जब चाहें इसे इशू करें, चाहे 2 साल 3 साल इशू ही ना करें, हमारी मर्जी। यहाँ पे आपको लॉ कहता है कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं है, ये प्रोस्पेक्टस जिस दिन अप्रूव हुआ है, जिस दिन कमीशन ने अप्रूव किया, वो उसके 60 डेज तक वैलिड रहेगा, विद इन 60 डेज। यानी कि विद इन 60 डेज आपको प्रोस्पेक्टस इन एनी केस इशू करना पड़ेगा। ये 1 साल 2 साल 3 साल तक वैलिड नहीं है, मैक्सिमम कह लें कि जी 2 महीने ऑलमोस्ट। लेकिन चूंकि आपके लॉ ने 60 डेज लिखा है, आप इसे 2 मंथ्स नहीं लिख सकते, आपने कहना है जी ये 60 डेज के लिए वैलिड रहेगा। तो सवाल इस पे भी बन सकता है, डेज पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एमसीक्यूज बने हैं आपके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जी प्रोस्पेक्टस कितने दिन तक वैलिड रहेगा, तो वो 60 डेज तक वैलिड रहेगा। इस पे इनफैक्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो किस डेट से? फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। अप्रूवल के 60 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोस्पेक्टस इन एनी केस इशू करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो गया लेकिन बीच में कोई कंपनी को नागहानी आफात का सामना करना पड़ा, कोई फ्लड आ गया, कंपनी के रिकॉर्ड्स जो है कह लें कि जी तबाह हो गए, कंपनी जरा लॉस में चली गई, कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई, कंपनी प्रोस्पेक्टस 60 दिन के अंदर अंदर इशू ना कर सकी, फिर वो ऐसा करें कि कमीशन से कहें, एससीसीपी से, कि जिस वजह से वो नहीं कर सकी उन्हें बता दें। तो कमीशन उस चीज पे आपको जो भी है तो आपका पीरियड एक्सटेंड कर सकता है कि 60 डेज से ज्यादा का आपको टाइम दिया जा सकता है। लेकिन ये जो पीरियड आपका एक्सटेंड होगा 60 डेज का, ये कमीशन की डिस्क्रिप्शन पे है, और वो भी इस वजह से कि आप जाके रीजंस बताएंगे, और रीजंस वो आप अपनी इन राइटिंग बताएंगे, इन राइटिंग रिकॉर्ड करवाएंगे, लिख के उन्हें थ्रू नोटिस या कोई एप्लीकेशन थ्रू इस तरह चीजें उन्हें बताएंगे। ये बड़े बड़े मामला जो भी होते हैं ये जुबानी कलामी नहीं होते, चीजें लिखी जाती हैं। जब आपने कोई अपने सेक्शन वगैरह चेंज कराना हो या कुछ भी हो, तो या कोई फीस माफ करानी हो, तो आप एप्लीकेशन लिखते हैं। जुबानी कलामी ऐसी चीजें नहीं होती, आप एप्लीकेशन लिखते हैं और उसको आपका प्रिंसिपल या टीचर वट एवर द कंसर्न पर्सन वो उसको अप्रूव करता है, देन आपका जो भी है पर्पस अचीव होता है। इसी तरह कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रही थी, लेकिन वो विद इन 60 डेज जो भी टाइम लिमिट था वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकी। तो कमीशन ने 60 डेज का टाइम तो लॉ में दिया हुआ है, लॉ ने दिया है 60 डेज का टाइम कि वो आपने एससीसीपी से अप्रूव करवा के 60 दिन के अंदर अंदर इशू करना है। बट इन एनी केस किसी सिचुएशन की वजह से अगर वो नहीं कर सके तो कमीशन उसका पीरियड एक्सटेंड भी कर सकता है। ये बहुत आप देखेंगे कि हर केस में ऐसा नहीं होता कि कमीशन की तरफ से एक्सटेंशन की एक वो चीज मिल जाए,
ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और उसकी कमीशन की डिस्क्रिशन पे है, और प्लस आपकी जो रीजंस रही हैं, क्या रीजन है उस पे है। अच्छा जी, 60 दिन के लिए वो वैलिड रहेगा। और दूसरा, प्रोस्पेक्टस जो है वो एज अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी इशू किया जाता है। आपको पता है कि जब आपने मल्टीपल सिक्योरिटीज ऑफर करनी हो तो एज अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस आप इशू कर सकते हैं। तो लॉ कहता है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस के केस में 60 डेज से टाइम हो सकता है कि आपको मिल जाया करे, अप्रूव, वो वैसे ही अप्रूव कर दिया करे कि इसमें चूंकि मल्टीपल सिक्योरिटीज हैं, उसके लिए फिर रीजन इन रिकॉर्ड राइटिंग में रिकॉर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। ये कमीशन उसको ऐसे ही समझेगा कि जी ठीक है, ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है उसमें काफी चीजें हैं, काफी ज्यादा सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन है, तो अगर विद इन 60 डेज ना भी इशू कर सके तो उसको 3-4 दिन का मजीद या वट एवर जो भी टाइम है वो एक्सटेंशन लॉन्गर पीरियड उसको जो है वो अलाउ कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज एक हमने इसके अंदर ये पढ़नी है कि जो आपने विद इन 60 डेज इशू करना है। और दूसरी चीज है कि प्रोस्पेक्टस जब कमीशन के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, अब कमीशन के पास भी तो इतना टाइम होना चाहिए कि वो आपके प्रोस्पेक्टस को अच्छे से जरा रिव्यू कर सके। ऐसा नहीं कि आज आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है और आप 2-3 दिन पहले प्रोस्पेक्टस भेज रहे हैं कमीशन को, ये ले हमारा जरा रिव्यू कर दें। 2-3 दिन में तो कुछ नहीं होगा। और अगर आपके बस पे चला तो आप तो कहें कि जी एक दिन पहले भेजेंगे ताकि फटाफट उसको चीजें देखनी ना पड़े और कोई इन्फॉर्मेशन हाईलाइट ही ना हो और अगले दिन ही प्रोस्पेक्टस अप्रूव होके आ जाए। तो लॉ ने जरा काम आसान कर दिया। लॉ ने कहा कि एक तो मेरे अप्रूव करने के बाद, जो एसएससीपी के अप्रूव करने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस आपको इशू करना है। और दूसरी चीज मैं आपका मसला हल कर देता हूं कि जिस दिन की आपने डेट रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैंने 23 अप्रैल को, या आप कह लें आसान कर लेते हैं, या 22 या 21 अप्रैल को प्रोस्पेक्टस इशू करना है। ये आपकी है पब्लिकेशन डेट, प्रपोज्ड पब्लिकेशन डेट। आपने सोचा हुआ कि ये मैंने इशू कर देना है इस दिन, तो लॉ कहता है कि आपने जिस दिन इशू करना है, जो भी दिन है, उसके कम से कम 21 दिन पहले, 21 डेज बिफोर द प्रपोज जो भी पब्लिकेशन डेट है प्रोस्पेक्टस की, आपने सबमिट करनी है कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू कमीशन फॉर अप्रूवल। अब 2 डेज हमने यहाँ पे हाईलाइट किए, 2 डेज हमने जो हाईलाइट किए हैं वो हमने किए हैं जी। पहला डे हमने हाईलाइट किया, जो दिन आया वो है 60 डेज। प्रोस्पेक्टस इशू करने के, प्रोस्पेक्टस अप्रूव करने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको इशू करना है। और जो आपने प्रोस्पेक्टस की कॉपी कमीशन को भेजनी है वो आपने जो पब्लिकेशन डेट रखी है उसके कम से कम 21 दिन पहले वो कॉपी भेजनी है। इट मीन अगर आप 22 को इशू करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 अप्रैल को ये कॉपी भेज देनी है। 2 अप्रैल आप कह लें कि या 1 अप्रैल को। अगर आप 4 अप्रैल 5 अप्रैल को भेजेंगे तो ये 21 दिन नहीं होगा। कमीशन के पास टाइम होना चाहिए कि वो आपके प्रोस्पेक्टस को अच्छे से रिव्यू कर सके। हम एग्जांपल करते हैं। हम अभी बुक के पेज 294 पे हैं। हमने अप्रूवल और प्रोस्पेक्टस देखा है। अब हम जो बॉक्स के अंदर इलस्ट्रेशन है वो करने लगे हैं। एग्जांपल पढ़ते हैं। ABC Limited, a listed company, has decided to issue shares to the general public. अब ये देखिए, लिस्टेड कंपनी है और जनरल पब्लिक, ये दोनों चीजें साथ साथ है। एक अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है पब्लिक कंपनी को तो वो नहीं कर सकती, पहले उसे लिस्ट होना पड़ेगा। लिस्टिंग इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट अगर आप जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करना चाहते हैं।
तो इसीलिए आपको वो जब हम देख रहे थे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, पहले आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे थे, साथ ही आपने प्रोस्पेक्टस भी इशू कर दिया था, लिस्टिंग रिफ्यूज हो गई थी, पैसे वापस करने पड़ गए थे, तो ये कुछ पड़ा था। ओके, एनीवे एबीसी एक लिस्टेड कंपनी है जिसने डिसाइड किया कि वो शेयर्स इशू करना चाहते हैं जनरल पब्लिक को। लेट अस कंसीडर टू सिनेरियोज। पहला सिनेरियो, कंपनी हैज सबमिटेड अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द कमीशन फॉर इट्स अप्रूवल। अब प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, सॉरी इशू नहीं किया अभी, बल्कि इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस की कॉपी कमीशन को अप्रूवल के लिए भेज दिए। एट द सेम टाइम इट इज प्लानिंग टू पब्लिश एंड सर्कुलेट द प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक। अब पहले तो ये देखिए कि क्या ये सही है। आपने क्या चीज पढ़ी कि प्रोस्पेक्टस इज इशूड, पब्लिश्ड एंड और सर्कुलेटेड विद द अप्रूवल ऑफ कमीशन। कंपनी ने कॉपी भेजी है प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल के लिए कमीशन को, और साथ ही वो चाह रहे हैं कि अब हम प्रोस्पेक्टस को पब्लिश भी कर दें और सर्कुलेट भी कर दें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, जब तक कमीशन अप्रूव नहीं करेगा आप तो इशू ही नहीं कर सकते। पब्लिश और सर्कुलेशन की बात तो बाद में आएगी। ओके, पहले सिनेरियो में हमारा क्या हुआ कि आप ये कंपनी जो है वो सही नहीं कर रही, कंपनी ये प्रोस्पेक्टस पब्लिश नहीं कर सकती और ना ही सर्कुलेट कर सकती है। प्लान कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ओके, दूसरी सिचुएशन पढ़िए। प्रोस्पेक्टस इज अप्रूव्ड बाय द कमीशन। ओके, दूसरा सिनेरियो एक इंडिपेंडेंट है। प्रोस्पेक्टस कमीशन ने अप्रूव कर दिया है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस द कंपनी कुड नॉट सर्कुलेट द प्रोस्पेक्टस। हुआ ये कि प्रोस्पेक्टस कमीशन ने अप्रूव कर दिया है, अब कंपनी को चाहिए था कि प्रोस्पेक्टस को इशू करती, पब्लिश करती, सर्कुलेट करती, लेकिन कुछ सिनेरियोज हुए कि जिसकी वजह से कंपनी प्रोस्पेक्टस को सर्कुलेट नहीं कर सकी। आफ्टर 3 months, 3 महीने हो गए, कंपनी डिसाइड करती है कि जी इशू कर दें दोज शेयर्स बेस्ड ऑन द प्रोस्पेक्टस अप्रूव बाय द कमीशन। अब 3 महीने बाद जाके कंपनी को ख्याल आ रहा है कि हम ऐसा करते हैं कि वो जो हमारा प्रोस्पेक्टस अप्रूव तो हो गया हुआ है, हम शेयर्स इशू कर देते हैं उसके। अब आपको पता है कि आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, प्रोस्पेक्टस इनफैक्ट इशू ही नहीं किया। सर्कुलेट का मतलब यहाँ पे है इशू करना, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना था, बट यहाँ पे 3 महीने गुजर गए, आपने प्रोस्पेक्टस को हाथ भी नहीं लगाया। रीजंस जो भी रही जाए, अगर रीजंस ऐसी कुछ अनअवॉइडेबल आ गई थी तो आपको कमीशन को बताना चाहिए था, ताकि आप कमीशन से टाइम ले लेते कि हम इतने दिन बाद कर देंगे इशू। लेकिन कंपनी बैठी सोती रही और 3 महीने बाद उसको ख्याल आ गया कि जी अब हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, और इनफैक्ट प्रोस्पेक्टस के साथ वो जो शेयर जिसके लिए हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया था कि ये शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर कर दें, इशू कर दें, तो हम वो शेयर्स भी इशू कर देते हैं। अब दोनों सिनेरियो में पहले का आंसर तो हमने पढ़ लिया था, दूसरा भी आपको पता है कि प्रोस्पेक्टस 60 दिन के लिए वैलिड रहता है, उससे ज्यादा के लिए अगर आप चाहते हैं तो वो कमीशन से रीजंस इन रिकॉर्डेड इन राइटिंग, आपने रीजंस उसे रिकॉर्ड करानी है इन राइटिंग। कमीशन अपनी डिस्क्रिशन पे आपको लॉन्गर पीरियड अलाउ अगर कर दे तो कर दे, एक्सटेंड कर दे, वरना देख लेते हैं। जवाब पढ़ते हैं। In case of a Securities Act does not allow a company to circulate the prospectus unless the commission approves the prospectus. जब तक प्रोस्पेक्टस अप्रूव नहीं हो जाएगा, ना इशू होगा, ना पब्लिश होगा, ना सर्कुलेट होगा, कुछ भी नहीं होगा उसका, ना ही उससे रिलेटेड जो आपने सिक्योरिटीज या शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी आपने इशू करनी थी वो भी इशू नहीं होगी। दूसरे सिनेरियो में, सिनेरियो बी में हमने देखा कि वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर पाए किसी वजह से। इन केस ऑफ बी, अ प्रोस्पेक्टस अप्रूव बाय कमीशन, कमीशन ने अप्रूव तो कर दिया है, वो वैलिड है फॉर 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल और सच लॉन्गर पीरियड एज अप्रूव बाय द कमीशन। उसने बता दिया एज लॉन्गर पीरियड एज अप्रूव बाय द कमीशन। ओके, ABC Limited shall have to apply for grant of extension for the validity of the prospectus beyond 60 days if commission has not approved it for a longer period.
अगर कमीशन ने उसे पहले से लॉन्गर पीरियड के लिए अप्रूव नहीं किया, वहाँ वो सिर्फ 60 डेज के लिए किया है, तो आपको फिर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब 3 महीने तो वैसे गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी करके देख लीजिए। आपको चाहिए था कि उसी अगर वो 2 महीने मतलब जैसे ही गुजरे थे उससे 1-2 दिन भी ऊपर आ रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, प्रोस्पेक्टस को आपने अब पब्लिश भी कर दिया। अब लॉ आपको बता रहा है कि ठीक है, प्रोस्पेक्टस आपने इशू कर लिया, अब ये भी जिम्मेदारी आप ही की है कि ये इंफॉर्मेशन ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक तक पहुंचे, उनके पास इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल हों कि वो ये प्रोस्पेक्टस खरीद तो सकें, कहीं से ले तो सकें। अब प्रोस्पेक्टस इशू करके आप अपने पास रख लें और कंपनी भी इतनी वो ठोकर से भी आगे पहुंचाई हुई है, जहाँ पे लोग आ जा ही नहीं सकते, तो आपके प्रोस्पेक्टस इशू करने का क्या फायदा। आईकैप जब अपनी बुक पब्लिश करे तो आईकैप ने अपनी जो है बुक का एक रखा है कि आईकैप हाउस में आप जाइए, वहां से बुक ले लीजिए, तो एक सोर्स है। अगर वो सिंपल ये कह दे कि जी आईकैप की बुक नहीं आ गई है और आप साइट से देख लें, लेकिन सम टाइम क्या बच्चे आपको जरूरत होती है आप उसे हार्ड फॉर्म में पढ़ें, तो अगर वो आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं होगी तो कुछ कमी रह जाएगी। तो आपको इसीलिए कंपनी को ये कहा गया कि लॉ की तरफ से कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोस्पेक्टस पब्लिक तक पहुंचे भी, उन्हें इजीली जो भी स्पॉट्स हैं उन्हें बताइए यहाँ यहाँ प्रोस्पेक्टस रखिए। तो कंपनी कहा जी हमें अब कैसे पता चले कि ये मेंबर्स को जो नए आने वाले लोग हैं वो कहाँ से आते हैं, उन्हें हमारी इंफॉर्मेशन हम वहां रखें यहाँ रखें। तो लॉ ने कहा कि जी स्पॉट्स मैं बता देता हूँ, आप बस प्रोस्पेक्टस को वहां पहुंचा दीजिए। ओके, कहाँ पे पहुंचाना है वो अब आपको बता देते हैं। इशू करना है, पहले तो वो बताता है जी आपने पब्लिश कहाँ कहाँ पे करना है। अब आप इतनी बड़ी चीज इशू करने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहे हैं, आपके शेयर्स पब्लिक तक पहुंचने वाले हैं, कंपनी मशहूर होने जा रही है, तो फिर ज्यादा लोगों को बताना है तो फिर बताइए। हम मोड्स भी बता देते हैं आपको कहाँ कहाँ पब्लिश करना है और कहाँ कहाँ आपने प्रोस्पेक्टस रखवाना है। पहले तो उसने कहा जी प्रोस्पेक्टस आपने उसकी फुल टेक्स्ट और अब्रिज्ड फॉर्म। फुल टेक्स्ट का मतलब ये है कि इंग्लिश और उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी रिक्वायर्ड है, कोई बात ऐसी ना हो। अब जैसे आप कह लें कि जी जैसे हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी एनबीएफसी, फिर इसी तरह कोई और टर्मिनोलॉजीज होंगी जो कि एब्रीवेशन में यूज हो रही होंगी। अब वो एब्रीवेशंस हो सकता है कि आपके जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें ना पता हो, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी लिखी हुई आपकी एब्रीवेशंस आपके वर्ड्स कोई ऐसे निमोनिक्स यूज ना करें, और अगर कर रहे हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन दें कंप्लीट, कोई एम्बिगुइटी बीच में ना रह जाए, तो वो फुल एब्रिज्ड फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म में, एक क्लियर वे में लोगों तक पहुंचना चाहिए। फुल टेक्स्ट और इन सच अब्रिज्ड फॉर्म आपने उसको पब्लिश करना है, कम से कम एक उर्दू और एक इंग्लिश जो डेली न्यूज़पेपर है उसमें आपने उसे पब्लिश कर देना है। अब पब्लिकेशन की वो डेट फर्दर बता रहा है आपको कि आपने अब जो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है वो कब करना है। अभी हमने 2 डेज पढ़े हैं, पहला कि कमीशन जब अप्रूव कर दे उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, और दूसरा प्रोस्पेक्टस के अप्रूवल के लिए जब आपने कमीशन को कॉपी भेजनी है तो वो कम से कम आपने 21 दिन पहले वो कॉपी भेजनी है। ओके, ये 2 दिन 2 टाइप्स हमने अभी दिन की देख ली प्रोस्पेक्टस में। तीसरा आप पढ़ने जा रहे हैं कि जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है न्यूज़पेपर में तो उसकी डेट क्या होनी चाहिए।
इसमें तो ये है कि जी जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है उसकी प्रपोज जो भी पब्लिकेशन डेट है उससे कम से कम 21 दिन पहले आपने वो कॉपी कमीशन को भेज देनी है, ताकि कमीशन उसे अप्रूव कर सके, पढ़ सके, आपकी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से वेरीफाई कर सके, उसके पास टाइम हो रिव्यू करने का। हफरा तफरी में आप कुछ ना करवाएं। अच्छा जी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि आपने कमीशन को टाइम देना है 21 दिन का कि कम से कम वो पढ़े, आपके प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करे, इसी तरह आपके जो एप्लीकेंट्स हैं, जनरल पब्लिक है बेसिकली, उनको भी इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लें। उन्हें एक डिसीजन का एक टाइम देना चाहिए कि उन्हें एक टाइम मिले डिसीजन करने का, थोड़ा फैसला करने का कि उन्होंने इस कंपनी में पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने। वो ये फैसला करें, ये नहीं कि आज आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया और अगले दिन ही आप कह रहे हैं कि जी आके पैसे जमा कराएं। तो यहाँ पे लॉ इंटरवीन करता है और लॉ कहता है कि 21 दिन का टाइम आपने कमीशन को दिया, अब लोगों को भी कुछ टाइम दें और लोगों को टाइम दें, कम से कम 7 दिन का टाइम जरूर दें। 7 दिन कब से? अब जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो वो जाहिर सी बात है लोगों को बताएगी कि इस डेट तक कम से कम पैसे जमा कराएं, या आज कंपनी ने प्रोस्पेक्टस को किया पब्लिश, इशू किया या सर्कुलेट किया, जनरल पब्लिक तक पहुंचाया। अब लॉ ने अगले दिन ही तो मना कर दिया कि आपने उनसे पैसे नहीं मांगने। तो वो जो पैसे मांगने का एक तरीका है उसको कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन करना। सब्सक्रिप्शन लिस्ट या पब्लिक सब्सक्रिप्शन, कि जिस दिन इशू किया अगले दिन ही आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन ना शुरू कर दें। जिस तरह आप आई कैब की साइट पे जाएं तो आप देखेंगे कि जी आपने वो फीस जमा कराने का वो पूरा तरीका ऑनलाइन ट्रांसफर आप कर सकते हैं और इस तरह से। तो लॉ आपको कहता है कि आपने ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन लोगों से पैसे इकट्ठे करना शुरू नहीं कर देने, आपने कम से कम उन्हें 7 दिन का टाइम देना है। अब यहाँ पे लॉ जरा उल्टी बात कर रहा है। वो ये नहीं आपको कह रहा कि आपने जिस दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश किया उसके कम से कम 7 दिन बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन ओपन करें, बल्कि वो ये कह रहा है कि जिस दिन आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन ओपन करनी है, जिस दिन लोगों से पैसे इकट्ठे करने हैं, जिस दिन आपने कहा कि इस दिन पैसे आके जमा कराएं, कम से कम उससे 7 दिन पहले प्रोस्पेक्टस न्यूज़पेपर में एटलीस्ट इन डेली इंग्लिश और डेली उर्दू न्यूज़पेपर दोनों में आपने इशू कर देना है, पब्लिश कर देना है। लो ऐसे भी कह सकता था कि आपने न्यूज़पेपर में जिस दिन इशू किया या पब्लिश किया उर्दू एंड इंग्लिश, ये और नहीं है, एंड इंग्लिश दोनों में आपने कंपलसरी है, उर्दू और इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दोनों में आपने पब्लिश करना है। लॉ ने आपको ये नहीं कहा कि डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में जिस दिन आपने उसे पब्लिश किया उसके 7 दिन बाद पब्लिक सब्सक्रिप्शन ओपन करें, बल्कि उसने बात को जरा उल्टी तरह घुमा के किया, कान को एक तरफ नहीं कान को दूसरी तरफ से पकड़ लिया। बात उसने वही की, उसने इसकी बजाय उसने ये कह दिया कि जिस दिन आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करनी है उससे कम से कम 7 दिन, एटलीस्ट 7 डेज पहले, और ज्यादा से ज्यादा एट मैक्सिमम, या आप कह लें कि ज्यादा से ज्यादा 30 डेज, मतलब 7 दिन से कम का टाइम नहीं देना और 30 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं देना। कम से कम 7 दिन पहले या ज्यादा से ज्यादा 30 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। तो ये बात उसने की है, और अगर हम इसे बुक से पढ़ें, क्योंकि बुक से जब इसको पढ़ते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, इस वजह से मैंने उस तरीके से बताया कि जैसे बुक में आपके लिखा है और आप याद उसे कर सकें। हम इसे बुक से पढ़ते हैं।
बुक में उसने कहा कि प्रोस्पेक्टस इन इट्स फुल टेक्स्ट और इन सच अब्रिज्ड फॉर्म shall be published at least in one Urdu and one English daily newspaper. Okay हो गया. It shall not be published in the newspaper less than 7 days. अब जो बात हमने कही यस में उसने उसने हमने कहा कि कम से कम 7 दिन पहले इशू करना है. वो कह रहा है कि आपने 7 दिन से कम पे इशू नहीं करना. बात एक ही की है. हमने कैसे पढ़ा कि कम से कम 7 दिन बाद इशू करना है. उसने कहा कि ये कम से कम 7 दिन से पहले इशू नहीं होगा. ठीक है, हमने बात को ऑपोजिट करके पकड़ा. कुल्हाड़ी पे सर मारे या सर कुल्हाड़ी पे मारे, बात एक ही है. इट शेल नॉट बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर. ये न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं किया जाएगा लेस देन 7 डेज और मोर देन 30 डेज. किस डेट से? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन. तो जो आपने पब्लिक सब्सक्रिप्शन लोगों से पैसे इकट्ठे करना शुरू करने हैं उससे कम से कम 7 दिन आपने देने हैं. 7 दिन पहले और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश कर देना है. आसान सी बात को उसने थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा है तो हमने भी उसको बस ऐसे याद रख लेना है. अगर मैं सीधी सी बात इसको कहूं कि जिस दिन आपने उससे पैसे लेने हैं लोगों से पैसे लेने से पहले उन्हें 7 दिन का टाइम दे दें. कम से कम 7 दिन का उनके पास टाइम हो. कम से कम 7 दिन का और ज्यादा से ज्यादा उनके पास 30 दिन का टाइम हो. यानी कि 2 महीने भी उन्हें टाइम नहीं दे देना कि ये लीजिए न्यूज़पेपर में इशू किया और आप पब्लिक उनसे पैसे लेना शुरू कर रहे हैं कि 2-3 महीने बाद. तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों का टाइम दिया हुआ है और कम से कम 7 दिन. और ये भी नहीं करना कि आज न्यूज़पेपर में पब्लिश किया और 2 दिन बाद उनसे पैसे मांगना शुरू कर दें. ऐसे भी नहीं करना. इसके अलावा अच्छा, आपने प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना है प्लस आपने प्रोस्पेक्टस सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज आपने कहाँ कहाँ पे अब रखवानी है. ये सर्कुलेशन की बात आ रही है. ऊपर हमने जो पढ़ा इशू, पब्लिश और सर्कुलेशन. इशू से रिलेटेड हमने ये चीज देखी कि प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले कंपनी ने कमीशन से अप्रूव करवाना है. उसके लिए हमने देखा कि उसने कम से कम 21 दिन पहले जो प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो उसकी कॉपी सबमिट करनी है कमीशन को. और इशू से रिलेटेड ही हमने दूसरी चीज देखी कि जिस दिन प्रोस्पेक्टस अप्रूव होके आ गया उसके अप्रूवल के विद इन 60 डेज प्रोस्पेक्टस इशू करना है. पब्लिकेशन से रिलेटेड हमने ये चीज देखी कि प्रोस्पेक्टस इशू होगा, पब्लिश होगा एटलीस्ट इन वन उर्दू एंड वन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में. और इसकी टाइम लिमिट देखिए, इट शैल नॉट बी पब्लिश इन. आपने इसे ऐसे ही याद रखना है और समझने के लिए मैंने उसे आपको समझा दिया. अब बात आ जाती है सर्कुलेशन की कि अब ये प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट कहाँ कहाँ पे करना है, कहाँ कहाँ पे भिजवाना है, कहाँ कहाँ पे फेंकना है कि मेंबर्स जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो इन्वेस्टर्स हैं इस इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाए और इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के इजीली एक्सेस कर सकें और अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकें. तो वो इंफॉर्मेशन या वो प्रोस्पेक्टस उसे कहाँ कहाँ इजीली अवेलेबल हो सकता है कि लॉ कहते हैं कि ये मैं आपको बता देता हूँ, वो स्पोर्ट्स मैं आपको बताता हूँ. वो स्पोर्ट्स उसने कहा कि अब क्वेश्चन इज के कितनी कॉपीज और कहाँ कहाँ पे. अब हमें क्या पता कितनी कॉपी हमने देनी है, कितनी कॉपियां रखें. तो लॉ ने कहा कि जी सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज. मैं कोई लिमिट नहीं बता रहा कि आप इतनी ही कॉपीज रखनी है आपने. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. आप देखिए कि किस इलाके में है, वहां पे मार्केट में क्या चीजें लोग ज्यादा परचेजिंग करते हैं शेयर्स की, आपकी गुडविल कितनी है. आप सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज रख लीजिए, 10-12 कॉपीज नहीं. सफिशिएंट का मतलब ये है कि 200-300 कॉपीज आप रखें. तो सफिशिएंट से मुराद ये है कि ये फ्यू कॉपीज से में आती हैं, 20-25 कॉपीज रखनी है आपने थोड़ी सी. तो आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, आप लिस्ट होने जा रहे हैं, लिस्टेड कंपनी है आपकी, तो जनरल पब्लिक को इशू कर रहे हैं, तो आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज रखनी है. अब पेपर में इस पे भी सवाल बना हुआ है कि प्रोस्पेक्टस की कितनी कॉपीज रखनी चाहिए. अब बच्चों को आंसर पे बच्चे जरा कंफ्यूज हो गए कि पेपर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं हुआ. जबकि आपका एग्जामिनर आपकी ये 2 लफ्ज पकड़ के ही सवाल बना देता है. तो इसलिए ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ें
यहाँ पे लिखा है जी सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द प्रोस्पेक्टस एज अप्रूव्ड बाय द कमीशन शैल बी मेड अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज। फ्री देनी है आपने, कोई भी एप्लीकेंट आपसे आके प्रोस्पेक्टस मांगेगा, आपने फ्री देनी है, फ्री कॉपी पकड़ानी है। जबकि आप अपने कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेने जाते हैं तो आपको तो फी पे करनी पड़ती है, लेकिन कंपनी जो भी अपना प्रोस्पेक्टस अवेलेबल करेगी वो फ्री ऑफ चार्ज होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, जिस दिन उसने पब्लिकेशन की न्यूज़पेपर में, उस दिन से आपने ये कॉपीज रखना शुरू कर देनी है, सर्कुलेट कर देनी है। और कब तक रखनी है? टिल द क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, जब तक लोग पैसे देना बंद नहीं कर देते, या जिस दिन आप सब्सक्रिप्शन बंद नहीं कर देते कि भाई हमारे जितने पैसे होने थे हमारे हो गए, हमने अपना इतना शेयर कैपिटल सोचा था, हमने 10,000 शेयर्स इशू करने के सोचे थे, हमारे 10,000 शेयर्स इशू हो गए हैं, अब मजीद कोई शेयर्स हमारे पास बचे ही नहीं है, पैसे ही बस जितने इकट्ठे करने थे हो गए, आप सब्सक्रिप्शन कर देते हैं बंद। अब चाहे ये कॉपीज भी आप उठा लें वहां से जो आपने प्रोस्पेक्टस की इशू की थी, आप हटा दें वहां से। तो टाइम लिमिट बताइए कि आपका जो प्रोस्पेक्टस आपने रखना है सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज, वो कब से कब तक? फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर टिल द क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन। कहाँ कहाँ पे रखनी है वो जगह बता रहा है आपको। कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे, इशूअर से मुराद कंपनी इशू कर रही है, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे, विद ऑल द सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस ऑफ कंट्री, पूरे मुल्क के जितने भी सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस हैं वहां के सारे सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे आपने ये प्रोस्पेक्टस रख देना है। क्योंकि सिक्योरिटीज एक्सचेंज जो है जितनी भी ब्रांचेस हैं आपस में लिंक्ड होती हैं, वहां पे सारी कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस ये वो सारी सारी इंफॉर्मेशन है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज इज बेसिकली मार्केट भी है, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस ऑफ द कंपनी of the country with all the bankers to the issue the concerned share registrar। अच्छा, जो शेयर रजिस्ट्रार है ये हम आगे थोड़ा जाके देखेंगे, जब हम मैनेजमेंट देखेंगे तो वहां पे शेयर रजिस्ट्रार देखेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग ये याद रख लें कि शेयर रजिस्ट्रार एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के शेयर्स में जो भी है उनको असिस्ट कर रहा होता है। स्पेसिफिकली शेयर्स को इशू करना, ट्रांसफर करना, ये एक बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। इसके लिए फिर एक स्पेसिफिक बंदा ही रख लेते हैं जो काम ही यही कर रहा होता है कि वो शेयर्स इशू करेगा, ट्रांसफर करेगा और वो डिटेल मेंटेन करेगा मेंबर्स की। तो वो एक शेयर रजिस्ट्रार हो जाता है। और लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी होता है कि वो अपना एक शेयर रजिस्ट्रार रखें। कंसर्न बैलेटर एंड द कंसर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अच्छा जी, कंसर्न बैलेटर आप कह लें कि जी आपकी जो शेयर्स होते हैं वो जो पहुंच रहे होते हैं डिफरेंट पर्सन तक, डिफरेंट आपके स्टॉक एक्सचेंज तक जब आप पहुंच रहे होते हैं, जगह जगह आपके अब शेयर्स जाने होते हैं। आप लोगों की कुछ जिम्मेदारियां लगाते हैं, आप कह लें कि जी स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ बंदे बैठे होते हैं, शेयर्स आपने जो मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाने के लिए, कुछ इलीगल काम नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोग हायर कर लें कह लें जो आपके शेयर्स पे आपको इशू करवाने में हेल्प करें, लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करें, लोगों को बताएं और आपके शेयर्स की एक तरह से उसको इकट्ठा करें, उसकी प्रोसेसिंग करें। तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आप कह लें कि जी एक प्रोसेस है। उसके लिए कुछ पर्सन रखे होते हैं कंसर्न बैलेटर। तो आपके शेयर्स में आपको हेल्प आउट करने वाला एक पर्सन जो है वो स्पेसिफिकली कंसर्न बैलेटर, उस तक आप शेयर अपना प्रोस्पेक्टस पहुंचाएं ताकि उसके पास आने वाले जितने लोग हैं वो उनको सबको वो प्रोस्पेक्टस पकड़ाता जाए। क्योंकि जैसे अगर आप अपने कॉलेजेस कोई अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनके लिंक्स के थ्रू आप कहते हैं कि जी ये कंपनी कैसी है, मैं इस शेयर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, कि इस तरह से वटेवर। तो किसी फ्रेंड्स के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो आप उससे भी वो इंफॉर्मेशन पूछते हैं। इसी तरह ये कंसर्न बैलेटर आप कह लें कि कंपनी से रिलेटेड एक पर्सन होता है जो उनके शेयर्स को प्रमोट कर रहा होता है थोड़ा सेलिंग में, और उस प्रोसेस को आगे मूव आउट कर रहा होता है।
तो एक ही पर्सन है। और कंसर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अच्छा जी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की हम डिटेल पे नहीं आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी होती है जो मुख्तलिफ अदारों की जो क्रेडिट वर्थ है उसको रेट कर रही होती है। वो बता रही होती है कि ये कंपनी को अगर लोन दिया जाए या कोई फाइनेंस दिया जाए तो ये कितने दिनों में वापस करती है, इसकी क्रेडिट वर्थ कितनी है, इसके एसेट्स कितने हैं, इसकी रेशो आपने आई होप पढ़ी हो, तो इसकी इनकी रेशोज कैसी हैं, इनके पास इतने फंड्स हैं कि नहीं। तो जो भी उस कंपनी की कंसर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके पास भी आपने ये सारे के सारे अपने प्रोस्पेक्टस पहुंचाने हैं। अच्छा जी, ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज ये आपका है जी एसएससीपी। जितने भी एसएससीपी के ऑफिसेज हैं, आप चैप्टर 19 में अगर हम जाएं तो चैप्टर 19 में एसएससीपी के काफी जगह ऑफिसेज हैं। तो वो सारे कंट्री में जहाँ जहाँ उसकी ब्रांचेज हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस की, आपने वहां वहां पे प्रोस्पेक्टस अवेलेबल करवाना है। ओके, नेक्स्ट इज के प्रोस्पेक्टस अलोंग विद सब्सक्रिप्शन फॉर्म। अब आई कैप आपको कहते हैं कि जी फीस जमा करा दें, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, फॉर्म फिल कर दें। अब जब तक वो फॉर्म अपनी वेबसाइट पर उसने डाला नहीं होगा तो आप उसे ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लॉ आपको कह रहे हैं कि जी प्रोस्पेक्टस आप लोगों से पैसे इकट्ठे करने जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं, तो फिर साथ कोई सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी दें उन्हें। तो प्रोस्पेक्टस जो है अलोंग विद सब्सक्रिप्शन फॉर्म शेल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द इशूअर। कंपनी की जो अपनी वेबसाइट बनी होगी वो सब्सक्रिप्शन फॉर्म और उसका प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग वो सारी की सारी चीजें वहां पे भी इशू करे, वेबसाइट पे अपलोड करे, और shall remain there from the date of its publication in the newspaper till the closing of the subscription। वो बात जो हमने ऊपर पढ़ी, ये जिन जिन जगहों पे पढ़ा होगा, रजिस्टर ऑफिस, सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस, बैंकर्स टू द इशू। बैंकर्स वो एक कलेक्टिव टर्म बोल रहा है कि जितने लेंडर्स हैं कंपनी को देने वाले, कंपनी के जितने भी बैंक्स हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया, लेंडर हैं, तो उन सब के पास भी आपने प्रोस्पेक्टस भेजना है। कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार, कंसर्न बैलेटर और कंसर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन सब के पास आपने प्रोस्पेक्टस की सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज भिजवानी है प्लस रजिस्टर ऑफिस। और कब तक भिजवानी है, जिस दिन प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, उस डेट से लेके क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन तक, जब तक लोगों से पैसे देना बंद नहीं हो जाते। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी आज का हमारा था लेक्चर, क्योंकि हमने यहाँ पे डेज देखे हैं, ये ऊपर के डेज हैं हमारे कुछ 60 डेज के, 21 डेज, और फिर हमारे ये वाले डेज 7 to 30 डेज। इन डेज पे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, हम वो देख लेंगे 5 पेपर से। हम चैप्टर के एंड पे जो 5 पेपर्स देखेंगे, इस चैप्टर में से ट्रिकी क्वेश्चंस आए हुए हैं, डेज से रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर में से काफी हैं। और अभी रिसेंट अटेम्प्ट में, दैट इज स्प्रिंग 2020 अटेम्प्ट जो है आपकी, इसमें भी 9 मार्क्स का जो पेपर है वो सिर्फ शेयर कैपिटल में से ही आया हुआ है। तो हम ये देखेंगे, आप इसको पढ़िए, और डेज में कोई कंफ्यूजन अब आपकी नहीं रहनी चाहिए, तो आप इसको अब क्लियर करें। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस और बाकी के अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो हेडिंग्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। अभी हमने कितना कर लिया वो देख लेते हैं। हमने बेसिक्स देख लिया, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस देखा, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस के प्रोस्पेक्टस कहाँ कहाँ पे फिर आपने अवेलेबल करना है, ये हमने चीजें देखी। बाकी एज सच चीजें ट्रिकी हैं, इस चैप्टर में कुछ ट्रिकी चीजें हैं वो हम देखेंगे। डेज का ज्यादा मसला इन्हीं यहीं पर था, तो डेज को आपने एज इट इज याद रखना है।
ओके जी, अल्लाह हाफिज।